Jai Hind dear students, welcome to our YouTube channel Let's Crack Board. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके कितने लेक्चर आ चुके थे, जिसके 2 लेक्चर आ चुके थे। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए थे, और दूसरे लेक्चर में हमने उसकी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके आगे के, ठीक है। तो आपने अभी तक अगर पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देखिएगा, ताकि आपको आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में डिफ़िकल्टी ना महसूस हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, नोट्स की बात होती है, आप पढ़ते वक्त लिखिएगा मत, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पर पढ़ने पर, ठीक है। जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। नोट्स तो आप बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है, पढ़ते वक्त नोट्स मत बनाइएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज आपका, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ओके, जिसके पद हैं 21, 18, 15, डॉट, ठीक है। ये हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे पूछा है इसका कौन सा पद माइनस का 81 है, ठीक है। मतलब हमसे क्या पूछा है कि कौन सा पद माइनस के 81 है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा। और इसमें यह भी पूछा गया है कि इसका कौन सा पद माइनस के 81 और कौन सा पद 0 है, ठीक है। तो हमें वो पद की संख्या बतानी है, मतलब वो टर्म की संख्या बतानी है, कि जैसे हम बोलते हैं कि 5वां पद 0 है, 6ठा पद 0 है, तो ऐसे ही हमें बताना है कि कौन सा पद 81 है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15, ठीक है। तो ये क्या है, डॉट, ये सीरीज जो है वो एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। और हमसे पूछा है ऐसे, इसमें ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ठीक है, ऐसे ही और आगे पद होंगे। तो हमसे पूछा गया है कि इसका कौन सा पद माइनस 81 है, ठीक है। तो वो हमें पद की संख्या बतानी है, ठीक, मतलब n की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ओके। सॉल्यूशन देखिएगा। हम क्या कर लेते हैं, हमसे ये पूछा है कि कौन सा पद माइनस का 81 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद जो है वो माइनस का 81 है, ठीक है। क्या माना हमने, nवां पद जो है वो क्या है, माइनस का 81 है, ठीक है। अब nवें पद को लिखते कैसे हैं, कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 81। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें क्या है, अभी a और d की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, क्या है, ठीक है। तो अभी इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, डस्टर किधर गया यार। तो अब हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला तो पता चल गया, तो हम पहले a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, वो क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू कितना है, 21, अब d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू यानी कि d क्या होता है, सर्वांतर, यानी कि 2 पदों का अंतर हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, उसे d से डिनोट करते हैं। तो d कैसे निकालेंगे, 18 में से 21 घटाएंगे, ठीक है, फिर 15 में से 18 घटाएंगे, तो क्या है, d आएगा। यानी कि सर्वांतर d बराबर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाइए। दूसरा पद कितना है, 18, और पहला पद है 21, ठीक है। तो सर्वांतर यहाँ पर कितना आ रहा है, सर्वांतर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस के 3, ठीक है। यहाँ पर सर्वांतर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, माइनस का आ रहा है। तो अब हमने क्या माना है कि nवां पद क्या है, माइनस का 81। तो nवें पद को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको क्या माना है हमने, माइनस के 81, ठीक है। वैल्यूज पुट करो यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है, 21, प्लस n की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, और इधर क्या है, माइनस के 81 यहाँ पर, ठीक है, माइनस है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 21 तो ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर,
ओके, -3 की जब गुणा कराएंगे n से तो क्या हो जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 एकम 3। ओके, और इधर क्या है, इधर है -81। ठीक है, 21 और 3 कितने हो गए, 21 3 24। ठीक है, तो माइनस के ऐसा करते हैं, माइनस के 3n उधर ले जाते हैं और 81 इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो माइनस के 3n उस तरफ ले गए तो 21 + 3 और ये इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 81 बराबर 3n प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब जोड़ो 1 3 4, 4 और 1 5। ठीक है, 8 और 2 10, यानी कि ये कितने हो गए 105 = 3n। ओके, समझ में आया इतना? देखो 1 और 3 कितने हो गए, 1 और 3 हो गए 4, 4 और 1 5। ठीक है, और 8 और 2 10। ओके, तो अब n की वैल्यू हम निकालेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 105/3। ठीक है, 3 से इसे डिवाइड करो, 3 तियाँ 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 35। यानी कि क्या मिला हमें, जो 35वां पद है इस समांतर श्रेणी का वो कितना होगा, वो होगा -81। ओके, तो समझ में आया n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। इसमें हाँ एक चीज़ और पूछी है, इसका कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, तो हम उसके लिए भी मान लेते हैं, माना कि n वां पद 0 होगा, यानी कि Tn = हम मान ले रहे 0 होगा। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, n वें पद को डायरेक्ट अब वैल्यू रख देते हैं, a + n - 1 × d की वैल्यू कितनी है -3, और ये क्या होगा 0 के इक्वल। ओके, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 21 और 3 की गुणा कराओ -3n माइनस प्लस के 3 = 0। तो 21 और 3 कितने हो गए 24 = 3n उस तरफ ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3n, और n की वैल्यू निकालेंगे 24/3, तो 3 8 24, यानी कि n = 8। तो 8वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का जो है 8वां पद वो 0 होगा, और 35वां पद कितना होगा -81 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन हमने कैसे किया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी थी। ठीक है, जो कि है 21 18 15 ... ठीक है, ये समांतर श्रेणी के पद दे रखे हैं, और हमसे पूछा था कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि हाँ 21, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। पहले सर्वांतर देखा कि 18 में से, यानी कि 18 में से 21 घटाएंगे तो सर्वांतर कितना आ रहा है -3 आ रहा है, तो यानी कि एक ही वैल्यू कितनी है 21। ठीक, तो हमने क्या माना कि हमने माना n वां पद जो है, हमने मान लिया अपनी तरफ से कि n वां पद -81 है। ओके, फिर हमने क्या किया, n वें पद को कैसे लिखते हैं वो फॉर्मूला रखा और = 81 किया, वहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो यानी कि n = 35 पर जो है n = 35, मतलब 35वां पद जो है इस श्रेणी का क्या होगा -81 होगा, और 8वां पद क्या होगा 0 होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले से रफ कर लेते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ठीक से समझना, मिस मत करना कुछ भी कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझना इसे। हमसे बोला है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद क्या दे रखा है, यानी कि T3 की वैल्यू क्या दे रखी है। हमें वो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद यानी कि T3 दे रखा है हमें कितना 5 n T3 5 है, हाँ तीसरा पद जो है 5 है, और 7वां पद कितना दे रखा है 9, यानी कि T7 क्या दे रखा है 9।
तो हमसे बोला है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। ठीक है, अब इसमें तो देखो क्या उन्होंने कर दिया, इसमें सिर्फ हमें समांतर श्रेणी के 2 पद दे रखे हैं। ओके, एक तीसरा पद यानी कि टी टर्म 3। ओके, तो पद तीसरा पद कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद हमें 5 दे रखा है और सातवां पद हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ओके, फिर हमसे बोला है कि इसकी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो इसमें हम समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए उसका पहला पद और सर्वांतर तो पता होना चाहिए, तभी तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं कि पहला पद, उसके बाद पहले पद में सर्वांतर जोड़ा, फिर दूसरा पद, फिर दूसरे पद में सर्वांतर जोड़ा, तीसरा पद मिल गया, तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ा, चौथा पद मिल गया। ऐसे हम क्या है समांतर श्रेणी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ए और डी की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, पहला पद और सर्वांतर नहीं दे रखा है, बल्कि हमें क्या दे रखा है कि तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो हमें हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि इनकी मदद से हमें क्या निकालना है, पहला पद और डी यानी कि सर्वांतर निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, पहला पद निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम 5वें पद को लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी 5वें पद नहीं, तीसरे पद को सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि तीसरा पद कैसे लिखा जाता है, तीसरा पद कैसे लिखा जाता है कि T3 को हम कैसे लिखते हैं, a + 3 - 1 × d। ओके, ऐसे ही तो लिखते हैं तीसरा पद, a + 3 - 1 × d, यानी कि a + n - 1 × d। n की जगह कितना है, 3 है ना, तो 3 रख दिया हमने। ओके, तो तीसरा पद ऐसे लिखते हैं और तीसरे पद की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 = a + 2d। ओके, इक्वेशन नंबर इसे हम क्या मान ले रहे हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, a + 2d = 5, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, सातवां पद। ओके, T7 हमें क्या दे रखा है, T7 लिख लेते हैं। T7 लिखते हैं तो a + 6d हो जाएगा। चलो यार डायरेक्ट मत करो, 7 - 1 × d। ओके, T7 यहाँ से कितना आया, a + 7 में से 1 गए तो 6 हो गया ना, 6d। और T7 की वैल्यू कितनी है, 9, तो a + 6d किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण देखो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, a + 2d = 5 एंड a + 6d = 9। तो हमें क्या है, समीकरण हल करनी आती हैं। अब इन 2 समीकरण मिल गए हमें, तो 2 समीकरणों को हल करके a और d के मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो क्या है, समीकरण नंबर 2 में से हम समीकरण नंबर 1 को घटा दें। ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ओके, समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 क्या है हमारी, a + 6d = 9, ये समीकरण 2। एंड समीकरण 1 क्या है, a + 2d = 5। ओके, तो घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, तो क्या आएगा, +a - a कैंसिल हो गया, 6 में से 2d गए तो कितने बचे, 4d। एंड 9 में से 5 गए, 5 घटाए तो कितना बचा, 4। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, इतना समझ में आया। 4 उस तरफ जाएंगे तो अपॉन में जाएंगे ना, तो 4 एकम 4, d की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। अब d का मान हम किस में रख दे रहे, d का मान समीकरण 1 में रख लो। ओके, नाउ d = 1 जो है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, d का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, a + 2d = 5, तो a + 2, d की जगह d की वैल्यू रखो 1 = 5। ठीक है, तो
a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3, a इज इक्वल सॉरी 5 माइनस 2, यहाँ पर 2 एकम 2 होगा ना, 2 एकम 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3, ओके, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, एक उस श्रेणी का प्रथम पद हमें पता चल जाए और दूसरा क्या है उसका सर्वांतर पता चल जाए क्या है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ें पता चल चुकी हैं, यानी कि d की वैल्यू सर्वांतर हमें पता चल चुका है, प्रथम पद पता चल चुका है, तो हम आराम से समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब समांतर श्रेणी बनाओ, तो समांतर श्रेणी क्या होगी, पहले प्रथम पद रखा जाता है, ठीक है, समांतर श्रेणी का, चलो समांतर श्रेणी अब क्या होगी, प्रथम पद कितना है 3, ओके, उसके बाद 3 में हम क्या जोड़ देंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे, 3 और 1 4, ठीक है। फिर उससे अगले दूसरे पद में क्या कर देंगे, हम सर्वांतर जोड़ देंगे, फिर तीसरा पद मिल जाएगा, 4 में फिर से 1 जोड़ दो, कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसमें भी सर्वांतर जोड़ो तो कौन सा चौथा पद मिल जाएगा, ठीक है, तो 6 डॉट 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 ऐसे चलती जाएगी समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या आई 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आया। देखो इसका सर्वांतर क्या, प्रथम पद कितना है 3 है और सर्वांतर क्या है 4 में से 3 गए 1, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, हमारा ये आ गया आंसर, ओके। तो ये समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी हमने ज्ञात कर ली जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और सातवां पद क्या है 9 है। देखो चेक करने के लिए 1 2 3, तीसरा पद कितना आ रहा है 5, यहाँ पर भी तीसरा पद कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो समझ में आया। ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं जिसमें हमें क्या दे रखा हो कि हमें दे रखा हो कि ये एक पद मतलब तीसरा पद चौथा पद या जो भी कोई 2 पद दे रखे हों, तो हमसे बोला है समांतर श्रेणी बताइए, या हमसे पूछा हो कि इसका प्रथम पद बताइए तो हम सवाल को यहाँ तक करेंगे, हमसे पूछा हो इसका क्या सर्वांतर बताइए तो सवाल को यहाँ तक करेंगे, ठीक है। और अगर पूरा ही पूछा हो कि समांतर श्रेणी बताइए तो हम सवाल को कहाँ तक करेंगे, वहाँ तक पूरा सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ओके। नाउ हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है, और एक नंबर दे रखा है, ठीक है, और हमसे ये पूछा है कि वो नंबर जो है इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन 3 करते हैं। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 5,11, क्या हुआ चौक नहीं चल रहा है, 5,11 एंड 17, 23, डॉट 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 डॉट, ओके। ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे बोला है इसका कोई पद 301 है या नहीं। मतलब एक हमें टर्म दे रखा है कि इसका कोई पद 301 है या नहीं, ओके। हमसे ये पूछा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें बोला है कि समांतर श्रेणी हमें ये दे रखी है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट, और हमसे पूछा है कि इस समांतर श्रेणी में कोई पद 301 है या नहीं। यानी कि इस समांतर श्रेणी में कोई पद जो है 301 कोई पद आएगा या नहीं आएगा। मतलब किसी भी नंबर पर, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो हमसे बोला है कि कौन सा पद 301 है, मतलब कोई पद 301 है या नहीं। तो हमें इसमें ये कन्फर्म करना है कि इस समांतर श्रेणी में 301 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करिएगा। हम मान लेते हैं, माना कैसे, माना n पद 301 है, माना n पद 301 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
तो nवें पद को कैसे लिखते हैं? nवें पद को लिखने से पहले डस्टर किधर गया? nवें पद को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। a क्या होता है? प्रथम पद क्या है? प्रथम पद हमें दे रखा है 5 और d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटा दो या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो, ठीक है, d की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो 11 में से 5 घटाते हैं हम 5, तो 11 से 5 गए तो कितने बचा? 6, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ओके, अब हम लिखते हैं nवां पद, यानी कि nवां पद हमने कितना माना है? 301, तो t n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सारी वैल्यूज रख दो। nवां पद हमने कितना माना है? 301 माना है, और a की वैल्यू के प्लस नहीं आएगा, बराबर आएगा। a की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, एंड n की तो वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है? 6। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 301 तो ऐसा ही रहेगा इधर, और इज इक्वल टू 5 प्लस 6 की गुणा कराओ तो 6n हो जाएगा, n माइनस का 6। ओके, यहाँ से 301 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का 6 है, ये 5 है, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, तो 6n माइनस 1। ओके, माइनस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो 6n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 301 में एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 302। देखो माइनस 1 को इस तरफ लाए तो क्या हो गया? प्लस का, तो 302 हो गया। नाउ अब हम n इज इक्वल टू निकालेंगे 302 अपॉन 6, ठीक है। इसे भाग करो तो 2 से काटते हैं इसे, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, और यहाँ पर बचा, यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा, और 1 बचा, फिर 0, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कि 2 से काटा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? जब 2 से काटा तो n की वैल्यू आई n इज इक्वल टू 151/2। अब ये 151/3, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि 3 से ये पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसमें क्या है? एक शेष बच रहा है। अगर 3 से हम काट रहे हैं तो 3 पंजे 15, यानी कि 3, जब 3 की गुणा 50 से कराएंगे तो यानी कि 150 हो जाएगा, 150, लेकिन एक शेष बचेगा, मतलब ये पूरा नहीं कट रहा है, 3 से पूरा नहीं कट रहा है। तो ये क्या है? अगर हम n की वैल्यू निकालें तो दशमलव के रूप में आएगी, ठीक है। लेकिन कोई पद जो है दशमलव के रूप में होता है, जैसे हमने बोल दिया भाई इस श्रेणी का 1.5वां पद निकालो, यानी कि 1.5वां पद निकालो, तो 1.5वां पद कोई होता है? नहीं होता है ना। पद तो ऐसे होता है, पूर्णांक के रूप में होता है पद, 1 2 3 4 या ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते इसका 1.5वां पद निकालो, तो यहाँ से क्या आएगी? वैल्यू जो आएगी वो दशमलव रूप में आएगी, जो कि क्या है? मान्य नहीं होती है पद के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये धन पूर्णांक नहीं है। n इज इक्वल टू 151/3 धन पूर्णांक नहीं है। ओके, तो हमें यही क्लियर करना था कि 301 जो है इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जब n की वैल्यू कोई धन पूर्णांक नहीं आ रही है, यानी कि क्लियर नहीं आ रही है, पूर्णांक रूप में नहीं आ रही बल्कि दशमलव रूप में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो है 301 जो है इस समांतर श्रेणी का पद है ही नहीं। ओके, समझ में आया? एक बार ये लाइन और रिपीट करता हूँ कि जो n की वैल्यू है यहाँ पर देखो 3 से 151 पूरी तरह से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी? पूर्णांक रूप में नहीं आएगी। जैसे पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ये सारे क्या है? पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी? ये जो वैल्यू आएगी वो दशमलव के रूप में आएगी, तो जो कि पूर्णांक नहीं होता है। तो पद कभी दशमलव में होता है, जैसे 1.5 पद, 2.5 पद। ओके, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब जो 301 जो है वो इस समांतर श्रेणी का पद है ही नहीं। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? दिमाग में घुसा? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा यार, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आज चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा हम क्या करें इसमें। ओके, तो घबराना नहीं है, जितना ट्रिकी है उतना इजी भी है। ओके, तो हमसे बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ओके, हमसे क्या बोला है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गुणज। पहले गुणज समझो, गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब वो होता है जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब 4 से वह संख्या जो 4 से पूरी तरह से कट जाए। जैसे मैं बोलूँ 4 जो है वो 4 का गुणज है, क्योंकि 4 से पूरी तरह से कट रहा है। ओके, तो 4 क्या हो गया, 4 का गुणज। ऐसे ही 8 क्या है, 8 ले लो, चलो 8 को अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि पूरी तरह से क्या है, ये कट रहा है। तो ये क्या हो गया, गुणज हो गया 4 का। ठीक है, तो गुणज समझ में आया, गुणज समझ में आया। गुणज क्या होता है कि गुणज वो होता है जो उस संख्या से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, वह संख्या जो किसी संख्या से पूरी तरह से कट जाए उसकी गुणज कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो हम पहले गुणज लिख लेते हैं। ठीक है, हम गुणज लिखते हैं, 10 के बाद 4 का कौन सा गुणज होगा, फिर कौन सा गुणज होगा, और इससे जस्ट पहले कौन सा गुणज होगा। तो हमें क्या मिल जाएगी, एक सीरीज मिल जाएगी। फिर हम वो सीरीज चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी निकली तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या तो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम लिखते हैं 10 और 250 के बीच, पहले गुणज लिखते हैं 4 के, सॉल्यूशन करते हैं। देखो 10 4 का गुणज है, नहीं 10 और 250 के बीच पूछे हैं। ठीक है, तो 10 के बाद 4 का कौन सा गुणज आता है, 10 के बाद, यानी कि 10 के बाद 11 4 का गुणज है। 11 4 से पूरी तरह से कटता है, नहीं कटता है। ठीक है, 4 के पहाड़े में 11 आता है, कभी नहीं आता है। तो कितना आता है 4 के पहाड़े में, 11 के बाद 12 आता है 4 के पहाड़े में। ठीक है, तो यानी कि 4 तियां 12। तो 10 के जस्ट बाद कौन सा गुणज हमें मिला, 12। ठीक है, 4 का कौन सा गुणज मिला, 12। उसके बाद देखते हैं 12 के बाद 13 कटता है, नहीं कटता है। 12 के बाद फिर सीधे क्या करता है, 16, यानी कि 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 गुणज है। उसके बाद 20 करता है, 20 गुणज है, 4 पंजे 20। उसके बाद 24 करता है, 4 संग 24 गुणज है। ओके, डॉट 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 डॉट। अब हम क्या देखते हैं, 250 के जस्ट पहले 4 का कौन सा गुणज है, 250 के जस्ट पहले 4 का कौन सा गुणज है, वही क्या होगा, इस सीरीज का अंतिम पद होगा। ओके, तो 250 से पहले 249 को देखते हैं हम। 249 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 एंड 4 छंग 24, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 4 छंग 24 9। ठीक है, तो 4 दूनी 8, मतलब ये क्या है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है। 4 से 249 पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो ये 4 का गुणज नहीं हो सकता। ठीक है, अब उससे एक कम देखते हैं, 248। हाँ, ये देखो पूरी तरह से कट रहा है 4 से। 4 छंग 24 8। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या हुआ, पूरी तरह से कट गया। 4 से ये पूरी तरह से कट गया, तो ये 250 के जस्ट पहले 4 का कौन सा गुणज है, 4 का गुणज है 250 के जस्ट पहले 4 का गुणज है 248। ठीक है, अब ये मैं चौक ले लेता हूँ। ये हमें क्या मिल गई, एक, अब ये देखो ये हमें क्या मिला, ये मिल गई हमें एक सीरीज मिल गई। ठीक है, एक सीक्वेंस मिल गया। अब इसे हम देखते हैं क्या ये सीरीज मिल गई। ये देखो, अब हम इसे चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी होगी तो हल करने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब ये क्या निकला है, ये 4 के गुणज निकले आई है। किसकी सीरीज है, 4 के गुणज की सीरीज है। देखो 12 4 का गुणज है, 16 4 का गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के यहाँ से, यानी कि 12 से लेके गुणज स्टार्ट होते हैं और 248 तक गुणज हैं 4 के।
किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करते हैं ये सीरीज़ कौन सी है। ठीक है, तो हम डी निकालते हैं, डी निकालो, डी निकालेंगे 16, यानी कि दूसरे पद से पहला पद घटाओ 16 माइनस 12। ओके, फिर ये देखो तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ 20 माइनस 16, चौथे पद से तीसरा पद घटाते हैं 24 माइनस 20। ओके, तो देखो ये सब क्या है, बराबर आ रहे हैं। ओके, यानी कि 16 में से 12 गए तो कितने बचे, 4, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही देखो 20 में से 16 गए तो कितने बचे, 4, 24 में से 20 गए तो कितने बचे, 4, यानी कि D बराबर हमें क्या मिल गया, 16 मिल गया। ओके, नाउ A बराबर क्या है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्वांतर है वो हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये श्रेणी कौन सी है, ये समांतर श्रेणी है। ओके, इतना समझ में आया। अब समांतर श्रेणी का हम पहला पद देखेंगे, पहला पद क्या है, 12। ओके, पहला पद है 12। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, यानी कि कुल पदों की संख्या निकालनी है। तो अंतिम पद हम मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं, n हैं। तो माना इस समांतर श्रेणी में हम मान लेते हैं, माना कुल पद पदों की संख्या लिख ले रहे यार, कुल पदों की संख्या n है। ओके, तो कुल पदों की संख्या क्या है, n है। तो यानी कि ये क्या है, पहला पद है, तो पहले पद से स्टार्ट होंगे तो लास्ट पद क्या है, n, मतलब लास्ट पद क्या है, लास्ट जो आखिरी पद है वो nवा पद है। ओके, तो nवे पद को हम कैसे लिखते हैं, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ एक श्रेणी है, मान लो ये, इसमें कितने पद हैं, ये श्रेणी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ इसमें कुल पदों की संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, कुल पदों की संख्या 5 है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे लास्ट में पद ही तो 5 होगा। तो ऐसे ही क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बोल रहा हूँ कि ये श्रेणी है, इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है, n है। तो यानी कि स्टार्टिंग से जब शुरू से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक जब हम गिनते जाएंगे तो nवा पद कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला होगा ना nवा पद, जब इसमें टोटल पदों की संख्या n है। ठीक है, तो nवा पद, अब हम nवा पद कैसे लिखते हैं, tn कैसे लिख सकते हैं, तो tn कैसे लिखते हैं, tn लिखते हैं, nवा पद लिखते हैं कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं nवा पद। ओके, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि nवा पद यानी कि सबसे लास्ट वाला पद होगा ना nवा पद, जब इससे शुरू से गिनती स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है, इसमें कुल पदों की संख्या क्या है, n है। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अंतिम पद क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो tn की वैल्यू कितनी है, 248 इज इक्वल टू, एक ही वैल्यू रखो, एक ही वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 248 इज इक्वल टू 4 और 4 की गुणा कराओ 4n। ओके, और माइनस के 4। ठीक है, तो ये +4 एंड -4 क्या हो गए, कट गए। सॉरी, सब कुछ गड़बड़ हो गया यार। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 12 है यार, a की वैल्यू क्या है, 12। तो अब हम रखेंगे 248 बराबर 12, 4 की गुणा करा दो अंदर, तो 4n माइनस के 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 248 इज इक्वल टू 12 में से 4 के क्या बचे, 8 प्लस 4n, 8 को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो 248 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4n। तो 4n इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 248 में से 8 गए तो कितने बचे, 240। ठीक है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए 240 बटे 4 हो जाएंगे, 4 इसके गुणा में उधर जाएंगे, क्या में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं,
4 से किसको 240 को भाग कर देते हैं, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 0, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आई 60। जब 240 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो यानी कि मतलब इस श्रेणी में 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। अतः लास्ट में ये लिख देना, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए यार। देखो इसमें क्या था, हमसे एक बार क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, हमसे क्या पूछा था कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, हमसे ये पूछा था, उनकी संख्या पूछी थी कि कितने गुणज मिल जाएंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। और गुणज क्या होते हैं, वह संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतया कट जाए, यानी कि पूर्णतया डिवाइड हो जाए, उसमें कोई शेष ना बचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं उस संख्या का, ठीक है। तो हमने पहले चेक करे 10 के बाद हमने देखा कि कौन सा गुणज आता है 4 का, तो 12 मिला, उसके बाद 16, उसके बाद 20, फिर 24, फिर डॉट 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 हम गए, फिर 250 के जस्ट पहले कौन सा गुणज मिलेगा 4 का, हमने वो निकाल लिया 248। फिर हमने देखा ये क्या बन रही है भाई, ये तो एक समांतर श्रेणी बन गई, एक सीरीज बन गई जो कि क्या है समांतर श्रेणी। फिर उसमें हमने क्या निकाला, सर्वांतर डी निकाला और ए प्रथम पद निकाला, ठीक है। फिर हमने क्या मान लिया कि इस श्रेणी में कुल जो पद हैं, कुल जो पद कितने हैं इस श्रेणी में, कुल पद हमने मान लिए n, क्योंकि कुल पद ही तो निकालने थे, कुल गुणज ही तो निकालने थे कि कितने मिलेंगे। तो पदों की संख्या किसके इक्वल होगी कि 10 और 250 के बीच जितने भी गुणज होंगे उनके इक्वल होगी पदों की संख्या। तो इस श्रेणी में हमें क्या निकालना था, पदों की संख्या निकालनी थी। तो हमने मान लिया कि माना इसमें कुल पदों की संख्या क्या है, n है। जब कुल पदों की संख्या n है तो यानी कि इसका अंतिम पद, nवां पद इसका अंतिम पद होगा, ठीक है। तो nवां पद हमें लिखना आता है, tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, ये क्या होता है nवां पद, लेकिन nवें पद की वैल्यू कितनी है 248, ठीक है। 248 यहाँ पर रखकर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, वहाँ से n की वैल्यू क्या मिली 60। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था यार ये, बस थोड़ा सा घुमा दिया था। इसमें क्या था, हमें अपनी तरफ से अभी तक जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे उसमें क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी थी, लेकिन इसमें हमें क्या पड़ गया, समांतर श्रेणी खुद बनानी पड़ गई, ठीक है। तो इस वजह से हमें थोड़ा क्या लग रहा था, कठिन लग रहा था ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, अब देखते हैं। सरल क्वेश्चन करने में तो बहुत मज़ा आता है ना। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, 5वां क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर श्रेणी 3 दिख नहीं रहा होगा आपको, 3, 8, 13, डॉट 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 डॉट, इसका अंतिम पद दे रखा है 253 और हमसे बोला है कि अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, डॉट 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 एंड दिस, ये लास्ट पद है। ओके, तो हमसे बोला है कि अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इधर से ये क्या है, लास्ट पद, ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, L की वैल्यू है। ओके, तो L की वैल्यू है, तो यहाँ से मतलब अंत से इस तरफ की ओर हमें क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो अंत से 9वें पद या 8वें पद का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो अंत से 8वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, चलो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, D निकालते हैं इसमें। ओके, सबसे पहले L की वैल्यू हमें पता है, L की वैल्यू हमें पता है 253, यानी कि L क्या है, अंतिम पद। ओके, और D निकालते हैं हम, D निकाल लेते हैं यहाँ से। D बराबर क्या आएगा, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, 8 में से 3 घटाया, और तीसरे इज इक्वल टू तीसरे पद से दूसरा घटा दो भाई, 13 में से
8, तो दोनों क्या आएंगे, सेम ही तो आएंगे। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, और ये देखो 13 में से 8 जाएंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, एक हमें l की वैल्यू पता है यानी कि अंतिम पद की वैल्यू पता है, और इसका क्या पता है, सर्वांतर पता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि अंत से 20वां पद, अंत से यानी कि इधर से लास्ट पद से इस तरफ की ओर हमें 20वां पद निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंत से 8वें पद या nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, अंत से 8वां पद क्या होता है कि l माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है, अंत से 8वां पद। ओके, l माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से 8वें पद का फॉर्मूला है। तो r की जगह कितना है, 20। ओके, तो t 20 यानी कि 20वां पद, सॉरी हाँ, अंत से 20वां पद यार। अब हम क्या निकालेंगे, अंत से r की वैल्यू 20 है ना, अंत से 20वां पद, तो l की वैल्यू रखो, l की वैल्यू कितनी है, 253। ओके, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने निकाली है 5। ओके, इंटू 5। तो इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 253, ये 20 में से एक गया तो 19, तो 19 की गुणा जब हम 5 से कराएंगे तो 19 पंजे कितने होते हैं, 5 नेम 45 और 5 एकम 5 4 9, 19 पंजे 95। सही कर रहा हूँ मैं, चलो करके देख लेते हैं। 19 की गुणा जब 5 से कराएंगे तो 5 नेम 45 के 5, यहाँ से लगे 4 और 5 एकम 5 4 9, 19 पंजे 95। ओके, 95 होते हैं 19 पंजे, 19 पंजे 95। अब क्या कर देंगे, 253 में से कितने घटा देंगे, 95 घटा देंगे। ओके, घटाओ तो 253 से 95 घटाओ। ठीक है, यहाँ से 13 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ पर रह जाएंगे 4, तो 14 में से, यहाँ से 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5, और 2 में 1 में ये 158। ठीक है, 158 आया। इसका 20वां पद कौन सा है, 20वां पद, ठीक से लिख लेते हैं, इसका 20वां पद कितना आया, 20वां पद आया 158। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। आई होप मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, इन पे आधारित आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिएगा। कल हम और क्वेश्चन करने वाले हैं इसी के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है हमारे कंसेप्ट जो है कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो पाए। ओके, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो हमने पढ़ा ना हो और पेपर में आ जाए। ठीक है, तो हम बिल्कुल लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़ेंगे उनके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कल और क्वेश्चन करेंगे। और इसके नोट्स की बात है तो नोट्स की लिंक मैं क्या दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।